नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वरना लड़ाई झगड़े की बहस आप देखते रहिए, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है इस पर विचार कीजिए। यदि आपको फ़ायदा हो सकता है, यदि आपकी पर्सनल समस्याएं, देश की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं उससे हल हो सकती है तो अब आप वैसी बहस देखिए। वरना विचार करके अगर ये लगता है कि आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो उन्हीं चैनलों को देखें, उन्हीं यूट्यूब चैनलों को देखें जिन पर आपकी समस्याएं हो, देश की समस्याएं हो, असली खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोविड-19 के रोजाना के केसों में हो रहे इजाफे के कारण केरल में वीकेंड लॉकडाउन फिर लौटा है। यहाँ केस बढ़ते देख महाराष्ट्र की धड़कनें तेज हुई है। तमाम जिलों में अलर्ट है, खासतौर से वह जिले जहाँ पॉजिटिविटी रेट बढ़कर राज्य के पॉजिटिविटी रेट से ऊपर गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे केरल के घटनाक्रम को तीसरी लहर की आहट के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि दूसरी लहर का ही उछाल है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केरल में मामलों में वृद्धि को तीसरी लहर की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। हमने ऑक्सीजन, बेड, मेडिकल स्टाफ और दवाइयां तैयार रखने के लिए तमाम जिला कलेक्टर को अलर्ट किया है। सरकार और आईसीएमआर के अनुसार हमने बच्चों के लिए भी तैयारी पर जोर दिया है। गौरतलब है कि देश में बढ़ते मामलों के बीच भारत के जिन 22 जिलों में हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं उनमें महाराष्ट्र के बीड और सोलापुर भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 1 वर्ष में सभी महानुभाव, शिक्षकों, नीतिकारों ने इसे धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। यह महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया जब देश आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा। इस मौके पर उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासी, विशेषकर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। देश में बाघों के संरक्षण के लिए 14 टाइगर रिजर्व को CATS यानी कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का मानक दिया गया है। इसका मतलब है कि इन टाइगर रिजर्व बाघ को बचाने और बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक नेपाल के चितवन पार्क, रूस के सिखोते एलियन रिजर्व और भूटान के टाइगर रिजर्व को ही ऐसा मिला था। इन 14 टाइगर रिजर्व जिनको CATS ग्रेड मिला है उनमें बांधवगढ़, रणथंभौर, कॉर्बेट, दूधवा नेशनल पार्क भी शामिल है। 2014 में जब बाघ की गणना हुई थी तब हमारे देश में 2226 बाघ मिले थे, जबकि 2018 की गणना में 2967 बाघ पाए गए। यानी इन 4 सालों में 33% बाघों की संख्या बढ़ी है। 2000 के बाद बाघों की संख्या भी घटने लगी थी। सरिस्का जैसे नेशनल पार्क में इक्का दुक्का बाघ ही बचे थे। ऐसे में वन संरक्षण से जुड़े अधिकारियों ने एक बड़ा अभियान चलाया। संगठित शिकारियों गिरोह को पकड़ा गया और इससे इस पर इजाफा हुआ बाघ के बढ़ने में। पेगासस मामले और कृषि कानूनों के मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद का मानसून सत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और लगातार कार्रवाई टालने की नौबत आ रही है। संसद सत्र को शुरू हुए 7 से अधिक दिन हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादा समय विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध की ही भेंट चढ़ा है। गुरुवार को भी बार बार हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक टालनी पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई पहले 11:30 बजे, फिर 2 बजे और फिर शुक्रवार 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे टालनी पड़ी। बाद में लगातार 8वें दिन कार्रवाई शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बुधवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने लोकसभा में स्पीकर के चेयर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके थे। संसद में बने गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी पहुंचे। सुबह भी इन दोनों मंत्रियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की थी।
गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना को रिटायरमेंट से 3 दिन पहले दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को राकेश अस्थाना के पुलिस आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। बाद में दिल्ली विधानसभा ने अस्थाना को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने को कहा। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कहा कि ये नियुक्ति न केवल असंवैधानिक है बल्कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि अगर डीजीपी के लेवल पर किसी की नियुक्ति होनी है तो उनके रिटायरमेंट से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। इस प्रक्रिया में यूपीएससी से सलाह लेने का भी आदेश दिया गया था। इसकी पूरी प्रक्रिया के पालन का आदेश दिया गया था। इस प्रक्रिया के एक भी मानक का पालन राकेश अस्थाना की नियुक्ति में नहीं किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें केंद्र सरकार के रवैये को लेकर निशाना साधा गया है। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करे। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही है। संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पैक्सस की बात। गौरतलब है कि पेगासस मुद्दे के कारण संसद का मानसून सत्र बुरी तरह से बाधित हुआ है और बार बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई टालने की नौबत आई है। पेगासस मामले पर बुधवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत करते राहुल ने आरोप लगाया कि संसद में हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम केवल ये पूछ रहे हैं पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया या नहीं और क्या इसका उपयोग भारत के कुछ लोगों के खिलाफ किया गया। सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं चाहती है। झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इनमें से एक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता अमोल बी होमकर ने बताया कि ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। लखन ने स्वीकार किया कि उसने ऑटो से जज को धक्का मारा था। एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम में बोकारो डीआईजी और एसएसपी धनबाद को भी शामिल किया गया है। धनबाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम और सीआईडी भी तफ्तीश में जुटी हुई है। लंबे समय तक इंडियन ओटीटी में सेंसर बोर्ड जैसी कोई कमेटी नहीं थी। हालांकि 2021 की शुरुआत में चीजें बदल गई जब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन रूल्स 2021 बनाए। इसके तहत इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को दर्शकों की शिकायत को दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित करने के लिए कहा गया था। इस एथिक्स कोड को लागू हुए कुछ महीने ही हुए हैं और इसी हफ्ते मंगलवार को नेटफ्लिक्स इंडिया से शिकायत की शुरुआत हुई। नेटफ्लिक्स इंडिया को 2020 की एंथ्रोलॉजी घोस्ट स्टोरीज में अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म मेड इन हेवन और एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला के खिलाफ शिकायत मिली। जिस दृश्य के कारण शिकायत हुई उसमें एक्ट्रेस ने मिसकैरेज होने के बाद अपने ही भ्रूण को खा लिया था। शिकायत में लिखा है कि कहानी के लिए सीन की जरूरत ही नहीं है और यदि मेकर्स इस तरह के दृश्यों को जोड़ना चाहते हैं तो गर्भपात के आघात से पीड़ित महिलाओं के लिए एक ट्रिगर चेतावनी होनी चाहिए थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।